आइए, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नियामक ज्यामिति। ठीक, नियामक ज्यामिति में हम पहले आप लोग को बता चुके हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में। किसके बारे में? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में, है ना। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को एक बार हम पुनः बना रहे हैं थोड़ा समझने के लिए, लेकिन छोटा सा चित्र है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लस का एक चित्र है जिसमें क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष। ठीक, इसमें बीच में जो है इसको मूल बिंदु कहेंगे। ठीक, तो इतना तो हम बता दिए थे उस दिन कि इसको हम प्रथम चतुर्थांश को हम दूसरा नाम पाद भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, उसके बाद इसको हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, इसको कहेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। इतना हो गया था। चलिए, उसके बाद हम ये भी बता दिए थे पहले वीडियो में आप सभी को कि कौन से चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। ठीक, ये चिन्ह कैसे पता चलेगा? तो उसमें ध्यान क्या दे रहे हैं कि मूल बिंदु से x की ओर सब प्लस वाला, जैसे 1 2, है ना। फिर x डैश वाला जो भी होगा सो माइनस वाला, -1 -2। y की तरफ जो भी होगा सो प्लस वाला, +1 +2, ऊपर की तरफ अनंत तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हम 1 2 लिख रहे हैं तो 1 2 तक जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, अब y डैश की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो -1। इसमें लिखना है कैसे है? तो पहले x फिर y। ठीक, तो पहले x वाले का चिन्ह देखिए क्या है। इस प्रथम पाद में इस तरह से कीजिए हाथ से, देखिए ये समझ में आ रहा है। ये हुआ प्रथम पाद, इसमें x वाले का चिन्ह भी प्लस और y वाला भी प्लस, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस प्लस। क्या हो गया? इसमें देखिए, इसमें x माइनस और y प्लस, तो माइनस प्लस, और इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, मतलब माइनस कॉमा माइनस। ठीक, यहाँ क्या है चतुर्थ में? तो x वाला प्लस और y वाला माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस। इतना तक तो समझ लिए। अब देखिए इसमें ये मेनली बेसिक है। जैसे मान लिया आपसे कोई पूछे कि बताएं कि 2, -3 कौन से चतुर्थांश में, तो आप ध्यान दीजिए 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? धन यानी प्लस चिन्ह, और यहाँ ऋण यानी माइनस चिन्ह, तो प्लस माइनस। अब ढूंढिए इसमें प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में है, ढूंढिए। तो आप पाइएगा कि चौथे वाले में प्लस फिर माइनस, तो ये किस चतुर्थांश का होगा? चतुर्थ। ठीक, इतना तक तो समझ में आ रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ढेरों पूछेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना ज्यादा सुविधाएं उपस्थित ना है कि हम आपको इतनी ज्यादा क्वेश्चंस में समझा सके। बट इतना एक देखे तो समझ में आए। एक दो और हम एग्जांपल के लिए ऐसे बता सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 4, 4। अब ये कौन से चतुर्थांश का है बताइए? तो 4, 4 कहाँ का है? तो ध्यान दीजिए 4, 4 दोनों प्लस में, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये थोड़ा सा एक और है। जैसे अगर हम लिख दिए x0 और y5, तो अब देखिए x0 और y5 मतलब क्या है कि ये बिंदु जो होगा वो एक y अक्ष पे, कौन से अक्ष पे? y, क्योंकि x का वैल्यू तो 0, तो ये कौन से अक्ष पे होगा? y, मतलब y में जाएंगे, x0 हो गया यहाँ पे, और y प्लस में 5 है तो ऊपर की में जाएंगे +5। ठीक है, तो ये सीधे अक्ष पे जाएगा। ठीक, यानी उस रेखा को, इस रेखा को हम अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? और इसके जो ये दो रेखा से जो घिर के बन गया भाग चतुर्थांश, चौथांश। ठीक, चलिए चलते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मान लिए कि ये मेरा मूल बिंदु है, मानना है कि है तो है। यहाँ हम एक बिंदु मान लिए P, यहाँ हम कौन सा बिंदु मान लिए? P, और अब पूछेंगे कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु की कितनी दूरी है, डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला आता है, देखेंगे यहाँ हम लिख रहे हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। क्या सूत्र होगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का? तो √(x² + y²। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, मान लीजिए ये मूल बिंदु से है, तब आपको ये अभिष्ट बिंदु है। जैसे यहाँ P हो गया, अब इधर मान लीजिए Q। ठीक, तो P से अगर हमको Q के बीच का दूरी, तो ये मूल बिंदु है क्या P? नहीं, P कोई अन्य बिंदु है और Q की अलग है। तो अब इसके लिए क्या हम यहाँ पर करते हैं? अच्छा,
अच्छा यहाँ मूल बिंदु क्या था, ओपी, मूल बिंदु क्या था यहाँ, ओपी था, ठीक। और यहाँ पर ये मान लीजिए कि बिंदु दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप पूछिएगा कि x1 x2 क्या है ना, तो देखिए ध्यान से समझिए, ये x1 x2 कुछ नहीं, जैसे दो का बिंदु है हम माने p और दूसरा क्या मान लिए q, तो p का जो भी होगा निर्देशांक, इसको हम जैसे मान लीजिए p का निर्देशांक यहाँ हो सकता है कि 1, 1 हो, तो इसका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 और y1 भी 1। q वाला का जो निर्देशांक होगा, मान लीजिए यहाँ इसका निर्देशांक है q वाले का, नीचे से है 1 और ऊपर से है 2, तो 1, 2, तो इसका x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 2। मतलब पहला का बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरा का निर्देशांक x2 y2, अगर तीसरा कोई बिंदु है तो x3 y3। समझ में आ रहा है, वहाँ जो अंक होगा उसको भर देंगे। समझ में, आगे चले। तो अब आगे देखिए, अब आगे इतना इस सूत्र से एक चैप्टर आपका बन जाएगा मैथ, इस फार्मूला पे एक चैप्टर दूरी वाला बन जाएगा, ठीक। अब उसके बताइए कि अब इन दोनों के बीच अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कि एक रेखाखंड अभी हम खींचे AB, क्या है यहाँ रेखाखंड AB, तो AB के बीच बिंदु एक C है और C का निर्देशांक अगर हमसे पूछ रहा है ना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, ठीक। हाँ सॉरी, C अगर है ये किसी अनुपात में अगर विभाजित कर रहे हैं, अगर इसमें दो वैरायटी के सूत्र, एक तो डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र, अगर C इसका मध्य बिंदु हो तब, है ना, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है, तो पहले देख लीजिए, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटा में 2। अब x1 क्या होगा, तो इसका x का मान, और x2 क्या होगा, तो इसका x का मान, फिर y1 क्या होगा, तो a वाले का y का मान, और y2 क्या होगा, तो b वाले का y का मान। समझ में, इस पे बन जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, अब आगे यहाँ पर आ जाइए, अगर कोई बिंदु C, यहाँ हम लिखेंगे बिंदु C रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती हो तो, है ना, अंतः विभाजित करती हो तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है C का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आसानी से, चलिए अब यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए त्रिभुज के केंद्रक निकालने का, अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बहुभुज को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं ना। तो यहाँ जो एक त्रिभुज मान लीजिए, तो त्रिभुज का केंद्र, केंद्र क्या होता है, बीच वाला भाग, है ना, त्रिभुज का केंद्र। अच्छा जाहिर सी बात है, थोड़ा सा समझिएगा, त्रिभुज में अगर तीन को मतलब भुजा होगा तो तीन को शीर्ष भी ना होगा। एक मान लीजिए हम त्रिभुज बना दिए हैं ABC, क्या बना दिए, ABC, तो इसका केंद्र, तो पहले देखिए, पहले इसका x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 होगा कि नहीं होगा, तीन बिंदु है तो अभी तीनों बिंदु, अब ध्यान से समझिए, तीन बिंदु आ गया, तो यहाँ सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक। ये क्या हो गया, तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र। अब एक और फॉर्मूला है इसमें, अब अगला जो इसका
फॉर्मूला है वो इसमें फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। क्या है फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि लास्ट ही फॉर्मूला है ना। अब देखिए इसमें आपको 2-3 चीज समझना है, जैसे समरेख होना एक समझना पड़ेगा, ठीक, समदूरस्थ होना समझना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होना समझना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज जो है जो लगभग 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उम्मीद था, है ना। ये इतना से लगभग आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इतना से लगभग 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। उसमें समदूरस्थ, संरेख और एक तीसरा भी बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ये 3 टॉपिक्स जो है हम आप सभी को अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको ढंग से समझिए, पहले निर्देशांक सीधे परिपाटी को, फिर मूल बिंदु से क्या उसकी दूरी का सूत्र है सो, फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र है सो, है ना। उसके बाद 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालने का क्या सूत्र है, और अगर कोई बिंदु है जो एक रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रही है, अंतः विभाजित, तो उसका क्या फॉर्मूला है सो, और फिर त्रिभुज है अगर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो उसके बीच में केंद्रक, जैसे ये बी है तो यहाँ अगर हमको डी निकालना हो तो इसका सूत्र ये है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से ये इतना क्लास में आज की क्लास के लिए काफी है। आज इतना समझिए ढंग से, उसके बाद कल चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट टॉपिक में बातें करेंगे और बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे ताकि समझने में आसानी हो, और अगर एक बार में ना समझ में तो 2 बार 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ उस पर प्रश्न हल करके देखिए, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं। और ये जो बताए हैं इस पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑटोमेटिक 10 क्लास के सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है।